उम्मीद है सब खैरियत से होंगे जी। आज हम चैप्टर नंबर 5 के शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। फर्स्ट ईयर की फिजिक्स हमने स्टार्ट की हुई थी। फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 5 को हमने कंप्लीट कर लिया है। लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था रियल एंड अपेरेंट वेट का, वो इसका लास्ट टॉपिक था। लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आज हम शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू ALP, जो आपका शॉर्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। चलें जी, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में वो क्या बात कर रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है जी, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड द एंगुलर वेलोसिटी। टेंजेंशियल वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में उसने बोला है कि क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है। इफ वन ऑफ दीज इज गिवन फॉर अ व्हील ऑफ नाउन रेडियस, अगर आप ये दोनों वेलोसिटी, इसमें से एक वेलोसिटी आप किसी रेडियस को दे दो, यानी किसी रेडियस, किसी व्हील को, किसी सर्कुलर ऑब्जेक्ट को आप प्रोवाइड कर दो, तो आप सेकंड वन आप कैसे फाइंड कर सकते हो। चलिए जी, सबसे पहले इसका डिफरेंस फाइंड करते हैं। टेंजेंशियल और एंगुलर वेलोसिटी में फ़र्क क्या है। एक तो सिंपल सी बात है कि सर्कल में रोटेट करने वाली जो बॉडी होगी, सर्कुलर मोशन करने वाली जो बॉडी होगी, उसकी जो वेलोसिटी होगी वो एंगुलर वेलोसिटी होगी। नहीं, फॉर एग्जांपल ये एक बॉडी है, सर्कल में रोटेट कर रही है, तो इस केस में इसकी जो वेलोसिटी होगी वो सर्कुलर वेलोसिटी होगी, एंगुलर वेलोसिटी होगी, यानी v इक्वल्स टू r ओमेगा। क्लियर है। इस एंगुलर और लीनियर वेलोसिटी के दरमियान जो है आप रिलेशन कह सकते हो। इससे अगर आपको एक गिवन हो, एंगुलर गिवन हो तो सर्कुलर टेंजेंशियल फाइंड कर सकते हो, टेंजेंशियल गिवन हो तो एंगुलर फाइंड कर सकते हो। तो हमारी सेकंड कंडीशन जो है वो कंप्लीट हो गई है कि अगर आपको एक प्रोवाइड कर दी जाए, तो दोनों में से एक प्रोवाइड कर दी जाए, तो आप कैसे दूसरी फाइंड कर सकते हो। अगर आपको टेंजेंशियल वेलोसिटी गिवन है तो आप एंगुलर फाइंड कर सकते हो, एंगुलर गिवन है तो टेंजेंशियल फाइंड कर, क्योंकि उसने बोला है कि नाउन रेडियस आपको गिवन होगा। चलिए जी, अब बात रह गई टेंजेंशियल वेलोसिटी। अब हमें पता है कि जब भी कोई चीज सर्कल में रोटेट करती है, उसकी वेलोसिटी, उसकी कोशिश होती है कि वो सर्कल को छोड़ के आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करे। वो वेलोसिटी जो इसे आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाने के लिए मजबूर करेगी, या वो वेलोसिटी जो इसे आउटवर्ड सर्कल से निकल के सर्कल को छोड़ के बाहर की तरफ मूव करवाने की कोशिश करेगी, वो इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी। क्लियर है। v यानी टेंजेंशियल वेलोसिटी, जो सर्कल में से रोटेट करवाए रखती है वो एंगुलर वेलोसिटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हाट इज मेंट बाय centripetal force and why it must be furnished to an object if the object is follow a circular path। उसने बोला है कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, और सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड करने के बाद जब कोई चीज सर्कल में रोटेट कर रही है तो हमें क्यों जरूरी है कि वो सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ, यानी उस बॉडी को क्यों जरूरी है कि उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई हो या वो सेंट्रीपिटल फोर्स से मूव कर रही हो। तो क्या रीजन है। सबसे पहले वो फोर्स जो किसी बॉडी को सर्कल में रोटेट करवाती है, यानी वो फोर्स जो किसी भी बॉडी को सर्कल में रोटेट करवाने की मदद करती है या सर्कल में रोटेट करवाने के लिए मजबूर करती है, वो उसकी होगी सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी Fc इक्वल्स टू mv²/r। यानी वो फोर्स जो किसी बॉडी को सर्कल में रोटेट करवाने के लिए, किसी भी वेलोसिटी से रोटेट करवाने के लिए हमें अप्लाई करना पड़ती है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। उसके बाद उसने बोला कि ये सर्कल में, अगर कोई चीज सर्कल में मूव कर रही है तो उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगनी क्यों जरूरी है, क्योंकि जब कोई बॉडी सर्कल में रोटेट करती है, अब सर्कल का जो रेडियस होता है वो चारों तरफ सेम होता है, रेडियस जो है कहीं से भी ले लो आप सेम होता है। तो सर इसी सेम रेडियस के लिए, इसी सेम रेडियस के अंदर हर पॉइंट को वेरीफाई करने के लिए, सिंपल आप कह रहे हो कि सर्कल में सर्कल की सारी प्रॉपर्टीज को ओबे करवाने के लिए हमें ये सेंट्रीपिटल फोर्स लगाना जरूरी है, क्योंकि r हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये नहीं कि अगर कोई चीज सर्कल में रोटेट कर रही है तो वो इस तरह रोटेट करेगी, सर्कल हमेशा इस तरह होगा, उसका रेडियस कांस्टेंट होता है, m कांस्टेंट है, b वेरिएबल है। तो इससे हम ये डिपेंड करेगा कि हम सर्कल में अगर कोई चीज रोटेट करवा रहे हैं तो पूरी कोई चीज हम रोटेट करवा रहे हैं तो उसका पूरा सर्कल कंप्लीट करने के लिए, या पूरा आर को कांस्टेंट करने के लिए, ये सिंपल कह रहा हूं कि आर को कांस्टेंट करने के लिए हमें सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करना पड़ता है, क्योंकि सर्कल की कंडीशन ही यही है कि उसका आर कांस्टेंट हो, उसका रेडियस कांस्टेंट हो। तो अगर कोई चीज रोटेट कर रही है तो उसका आर कांस्टेंट करने के लिए
या आर की वैल्यू कांस्टेंट रखने के लिए हमें उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड करना पड़ती है। दूसरे फाज में कि सर्कल में रोटेट करवाने के लिए एक कंप्लीट सर्कल बनाने के लिए हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड करना पड़ती है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज मेंट बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी अहमियत क्या है, ये हमने फाइंड करना है। कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होती है, मैंने आपको पहले बताया कि मोमेंट कहते हैं मोमेंट आर्म को वो पॉइंट जहाँ पे कोई फोर्स अप्लाई होती है सेंटर से लेके, तो सेंटर से लेके कोई फिक्स पॉइंट अगर कोई बॉडी को रख के अगर आप रोटेट करवा रहे हैं तो जाहिर बात है कि वो उसके अंदर इनर्शिया क्रिएट होगा। इनर्शिया होता क्या है? इनर्शिया कहते हैं कि किसी भी बॉडी, हर बॉडी की कोशिश यही होती है कि वो अपना अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहे, अगर मूव कर रही है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती रहे। तो अगर कोई चीज़ सर्कल में रोटेट कर रही है तो जाहिर बात है सर्कल में अगर कोई चीज़ रोटेट कर रही है तो किसी ना किसी पॉइंट से तो बंधी होगी है, उसका कोई ना कोई तो रेडियस होगा। उस रेडियस से लेके उस पॉइंट तक, उस बॉडी तक जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस होगा, उस सर्कल के अंदर रोटेट करने की जो एबिलिटी होगी इस बॉडी की, या वो बॉडी अपनी सर्कल में मोशन को जारी रखने की जो कोशिश करेगी, उसे हम बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो मैस और रेडियस का जो स्केयर है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। ये इक्वल होता है आई इक्वल्स टू एम आर स्केयर। मैस और स्केयर ऑफ द रेडियस को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सादे अल्फाज में अगर कोई बॉडी सर्कल में रोटेट कर रही है तो उसकी कोशिश यही रहेगी कि वो सर्कल में रोटेट करती रहे, उसमें सर्कुलर इनर्शिया क्रिएट हो जाए। इसे सर्कुलर इनर्शिया भी कहते हैं, एंगुलर इनर्शिया भी कहते हैं, ठीक है। एंगुलर इनर्शिया क्रिएट हो जाता है तो उसकी यही कोशिश होती है कि वो सर्कल को छोड़े ना, सर्कल में रोटेट करती रहे। तो ये होगा उसका एंगुलर इनर्शिया। और इसकी जो सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ये है कि क्वांटिटी ऑफ मोशन को फाइंड करने के लिए, या सर्कल में कोई चीज़ कितना अच्छे से रोटेट कर सकती है अपनी मैस के रिस्पेक्ट, वो सर्कल में रोटेट कर रही है तो कितनी वेलोसिटी से कर रही है। क्वांटिटी ऑफ मोशन को फाइंड करने के लिए, बैलेंस कंडीशन रखने के लिए, क्वांटिटी ऑफ मोशन को फाइंड करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं, रोटेट करवाते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सिंपल आप कह सकते हो क्वांटिटी ऑफ मोशन को या मैस के रिस्पेक्ट कोई चीज़ कितना इनर्शिया क्रिएट कर सकती है उसको फाइंड करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। या एक और भी आप कर सकते हो कि मैस के रिस्पेक्ट कोई बॉडी अपनी कितनी कोशिश करती है कि वो सर्कल को ना छोड़े या सर्कल में हमेशा के लिए रोटेट करती रहे। जो भी सर्कल आप यूज़ कर रहे हो उससे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की सिग्निफिकेंस कह सकते हैं। चलिए, व्हाट इज मेंट बाय एंगुलर मोमेंटम, क्वेश्चन नंबर 4 है। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्वांटिटी ऑफ मोशन इन सर्कल के अंदर क्वांटिटी ऑफ मोशन को हम एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। लीनियर मोमेंटम क्या कहते हैं? क्वांटिटी ऑफ मोशन इन लीनियर पाथ। अगर कोई चीज लीनियरिटी में मूव कर रही है, लीनियर पाथ में मूव कर रही है, P इक्वल्स टू mv, मैस के रिस्पेक्ट वो कितनी हद तक मूव कर सकती है, कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी आपको दे सकती है। तो ये हो जाएगा हमारे पास मोमेंटम यानी क्वांटिटी ऑफ मोशन। अगर इसी स्ट्रेट जाती हुई बॉडी को सर्कल में रोटेट करवाना शुरू करते हैं तो इस केस में जो हमारे पास मोमेंटम होगा वो एंगुलर मोमेंटम होगा, यानी सर्कल में रोटेट करते हुई बॉडी की क्वांटिटी ऑफ मोशन, उसे हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो ये होता है L इक्वल्स टू R क्रॉस P। P की अगर वैल्यूज पुट कर दें, साइन को 90 रख दें तो R M V। चलिए जी, ये हो गया कि हमारे पास एंगुलर मोमेंटम। अब देखें इसमें स्ट्रेट मूव करते हुए बॉडी को सर्कल में रोटेट करवाया था तो स्ट्रेट लीनियरिटी वाला मोमेंटम भी आ गई, क्वांटिटी ऑफ मोशन भी आ गई है। ये क्वांटिटी ऑफ मोशन होगी, आर रेडियस होता है, रेडियस किसी भी सर्कल का होता है, तो क्वांटिटी ऑफ मोशन इन रेडियस यानी क्वांटिटी ऑफ मोशन इन सर्कल। चलिए, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यही है कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम आपस में इक्वल होते हैं, टोटल मोमेंटम कंजर्व रहता है, मोमेंटम चेंज नहीं होता, मोमेंटम वेस्ट नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 5 देखें जी, शो दैट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L को mvr के इक्वल आपने प्रूव करना है। ये अभी मैंने आपको कर भी दिया है, ये दोबारा से कर लेते हैं हम यहाँ पे कैसे प्रूव होगा। चलें जी, एंगुलर मोमेंटम की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, प्रूव करना है। L इक्वल्स टू mvr किस तरह आता है? L इक्वल होता है r क्रॉस p के, और L आ जाएगा r क्रॉस प्रोडक्ट खत्म करें तो r p sin थीटा। अब थीटा पुट करने से पहले r p की वैल्यू पुट करें, p इक्वल्स टू mv sin थीटा। अब ये जो थीटा है ये v और r के दरमियान है, यानी v और r के दरमियान एंगल है। हमने पता है जब बॉडी को सर्कल में रोटेट करती है उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है और रेडियस उसका
बिल्कुल सर्कल के साथ होगा। रेडियस और बी के दरमियान एंगल बनेगा 90 डिग्री। यहाँ पे आप 90 पुट करोगे तो ये sin 91 होगा, तो L इक्वल टू एम बी आर या एम आर बी, जो भी हम प्रूव करना है उसी तरह प्रूव हो जाएगा। चलें जी क्वेश्चन नंबर है जी हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 है, What should be the minimum velocity for a satellite to orbit close to the Earth around it? मिनिमम वेलोसिटी क्या होगी सैटेलाइट के लिए कि वो अर्थ के क्लोज ऑर्बिट कर सके? तो इसके लिए हमने एक रिलेशन फाइंड किया था, v इक्वल्स टू जी आर के वाला, सॉरी फॉर दैट। चलें, ये हमारे पास रिलेशन था v इक्वल्स टू जी आर, इसका अंडर रूट। तो ये आपने खुद से प्रूव करना है, इस चीज़ को मैंने डिटेल से प्रूव करवाया था, ये आप लोग खुद प्रूव करोगे ऑर्बिटल वेलोसिटी सैटेलाइट वाले टॉपिक के अंदर। चलें जी, अब होगा क्या, यहाँ पे g की वैल्यू पुट करें 9.8, r की वैल्यू पुट करें 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 और इसका अंडर रूट ले लें। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 7900 मीटर पर सेकेंड। अगर इसे किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 2 3 v आ जाएगा 7.9 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड, और ये कितना होता है, किलो होता है, 10 की पावर 3 7.9 किलो मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड के साथ वो क्या करेगा, रोटेट करेगा, ऑर्बिट कर सकता है अर्थ के अराउंड। चलें जी, क्वेश्चन नंबर है जी हमारे पास 7, State the direction of following vector in simple situations, angular momentum and angular velocity। angular momentum और angular velocity की हमने डायरेक्शन फाइंड करनी है, किस तरह हो सकती है। अभी मैंने आपको बताया एंगुलर मोमेंटम जो होता है ये होता है एम वी आर साइन थीटा। एंगुलर मोमेंटम मैक्सिमम कब होता है, जब v और r के दरमियान एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा, यानी v परपेंडिकुलर होगा r के। किस तरह, ये सर्कल है, ये हमारे पास बॉडी है, इसकी वेलोसिटी v और इसका रेडियस r, ये इस तरफ को मूव कर रहा है ना, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी की बात करें तो आउटवर्ड होगी, तो इनके दरमियान एंगल 90 डिग्री होता है, तो v परपेंडिकुलर टू r, ये हमें डायरेक्शन देगा एंगुलर मोमेंटम की। और आगे बात कर रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी। एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं जी, राइट हैंड रूल यूज करते हैं। राइट हैंड रूल क्या होता है कि कर्लिंग ऑफ फिंगर्स को आपने इस तरह कर्ल करना है, फिंगर्स को इस तरह कर्ल करना है कि जिस डायरेक्शन में बॉडी रोटेट कर रही है। फॉर एग्जांपल इस तरह ये पॉइंटर रोटेट कर रहा है तो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स इस तरह होगी, ये देखें, और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड। अगर ये इस तरह को रोटेट कर रहा है तो कर्लिंग ऑफ फिंगर इस तरह, और ये एंगुलर वेलोसिटी की आपको डायरेक्शन देगा। चलिए अब नेक्स्ट आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि व्हाट प्राइस ऑफ द टायर ऑफ मूविंग बाइसिकल, इन व्हाट डायरेक्शन डज इट फ्लाई, एक्सप्लेन। कि जब एक बाइसिकल या साइकिल जो होता है वो कीचड़ में से गुजरता है तो कीचड़ जो होता है वो बैक साइड पे क्यों गिरता है। अब देखें जो टायर होता है ना वो जरा ज़्यादा वेलोसिटी से मूव करता है, जैसे वो कीचड़ के अंदर से गुजरेगा कीचड़ क्या करेगा, टायर के अंदर टायर के साथ चिपक जाएगा, क्योंकि कीचड़ जो होता है ना, मड जो होता है, कीचड़ होता है वो चिपक जाता होता है। तो जैसे ये टायर कीचड़ के अंदर से गुजरेगा ये इस तरह को रोटेट कर रहा है, यानी आगे की तरफ रोटेट कर रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, तो कीचड़ जो होगा वो टायर के साथ चिपक जाएगा, टायर के साथ ऊपर जाने की कोशिश करेगा। लेकिन ये जो चिपकने वाली फोर्स होती है, एडहेसिव फोर्स होती है, बहुत वीक होती है, इसलिए ये मैक्सिमम यहाँ तक चिपक सकता है। जैसे टायर आगे की तरफ टर्न लेगा ये बैक साइड पे क्या करेगा, गिर जाएगा, क्योंकि इनकी सेंट्रीपिटल फोर्स इतनी इनफ नहीं है कि ये टायर के साथ रोटेट कर सके। इनको चिपकने वाली फोर्स इतनी इनफ नहीं है कि टायर के साथ रोटेट करे। जैसे टायर वेलोसिटी के साथ आगे रोटेट करेगा, ये जो मड होगा वो ऊपर की तरफ उठेगा, तो ये जो कंपोनेंट है ये टेंजेंशियल कंपोनेंट, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी के साथ या टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो मड होगा, जो कीचड़ होगा, वो पीछे की तरफ गिरेगा। चलें जी क्वेश्चन नंबर है जी हमारे पास 10, डिस्क एंड अ हुप स्टार्ट मूविंग डाउन फ्रॉम अ टॉप ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन एट द सेम टाइम। एक डिस्क को और एक हुप को हमने टॉप ऑफ इंक्लाइन से, यानी इंक्लाइन ये होता है चढ़ाई होती है, ठीक है, यहाँ से हमने दोनों को नीचे की तरफ मूव करवा दिया। अब होगा क्या, उसने बोला है कौन सा जल्दी मूव करेगा, किसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। अब दोबारा से मैं बता देता हूँ, जो डिस्क होती है वो सॉलिड होती है सेंटर से,
प्रीवियस थोड़ा सी कंफ्यूजन थी, और जो हुप होती है वो सेंटर से खाली होती है। तो दोनों को हमने क्या किया है, मूव करवा दिया है इंक्लाइन से। अब बताना ये है कि कौन सी जल्दी पहले नीचे आएगी या किसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। तो डिस्क की जो वेलोसिटी होती है वो इक्वल होती है 4/3 GH का अंडर रूट, और हुप की जो वेलोसिटी होती है वो होती है GH का अंडर रूट। ठीक है। अगर अब 4/3 को डिवाइड करके इसका अंडर रूट लें तो इसका जो आंसर आएगा 1.17 समथिंग 1.17 आएगा GH का अंडर रूट, और ये सिंपली GH का अंडर रूट है। दोनों को आपस में डिवाइड कर दें। दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होने का मतलब ये है कि V डिस्क इक्वल आ जाएगा 1.717, और V हुप जो है वो है सिंपली 1। तो किसकी वेलोसिटी ज़्यादा हुई, तो V डिस्क की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, यानी जो डिस्क होगी वो ग्रेटर स्पीड से आएगी हुप की निस्बत। डिस्क की वेलोसिटी हुप से ज़्यादा होगी। क्लियर है। दोनों को जब डिवाइड करोगे ना तो ये 1 और ये 1, इसका 1 है और इसका 1 है, 1 को 1.7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा। ये 1 आ रहा है हुप का, तो डिस्क का आंसर 1.7 है, हुप का आंसर 1 है। तो दोनों को अगर कंपैरिजन किया जाए तो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, यानी डिस्क जो है वो जल्दी मूव करके नीचे आ जाएगी। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा जी, लास्ट क्वेश्चन है। व्हाई डज द डाइवर चेंजेस हिज पोजीशन बिफोर एंड आफ्टर डाइविंग इन द पूल। जब डाइवर जो होता है पूल के अंदर छलांग लगाता है तो उसकी जो वो अपने आप को पोजीशन को चेंज क्यों करता है। जैसे वो जंप लेगा ना नीचे से बोर्ड से ऊपर, जब जंप लेता है तो वो अपने हाथों को और पाँव को फैला लेता है। उससे होता क्या कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाती है, क्योंकि एरिया ज़्यादा होने से वेलोसिटी कम हो जाती है। एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाती है लेकिन उसका इनर्शिया ज़्यादा होता है, रोटेट करने की एबिलिटी ज़्यादा होती है। फिर जब वो ऊपर से नीचे आता है तो अपनी पाँव को और हाथों को इस तरह स्ट्रेच कर लेता है, इस तरह अपनी कंप्रेस कर लेता है, यानी अटैच कर लेता है अपने साथ, कि उसका जो एंगुलर, पहले नशा ज़्यादा था ना, यानी घूमने की एबिलिटी ज़्यादा थी, तो वो क्या करेगा, हाथों का फैला हुआ था, यानी एंगुलर वेलोसिटी उसकी कम थी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा था। तो जैसे वो अपने हाथों को आपस में अटैच कर लेगा, पाँव को यानी क्लोज कर लेगा, इससे क्या होगा कि इनर्शिया की वजह से उसकी एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो जाए। यानी डाइवर्स जो है अपनी जो लोकेशन है, अपनी पोजीशन को बैलेंस रखने के लिए पहले उसकी जब वो जंप करता है तो उसके जो हाथ और पाँव स्ट्रेच होते हैं, फैले होते हैं, तो ताकि उसका फिर एंगुलर वेलोसिटी कम होती है, इनर्शिया ज़्यादा होता है। इनर्शिया फिर उसी इनर्शिया का वो फ़ायदा उठा के क्या करता है कि हाथों को और पाँव को क्लोज कर लेता है, जिससे इनर्शिया ज़्यादा होने की वजह से उसकी रोटेट करने की एबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, जिससे वो ज़्यादा रोटेट करता है, यानी इसकी एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा रोटेट करने लग जाएगा, और आपको ज़्यादा जिस तरह इस तरह वो ज़्यादा करतब दिखा सकता है। तो इस वजह से वो अपनी जो पोजीशन बार बार चेंज करता है। होप आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। फर्दर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना था, बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।